हाय, आई एम उषा। वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस विद उषा में आपका स्वागत है। अभी तक हमने अनुच्छेद 14 तक किया है, जिसमें समता का अधिकार की शुरुआत होती है। इसी अधिकार के अगले अनुच्छेद की आज हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम आर्टिकल 15 को आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि ये हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो एक बार हम BL एक्ट की लैंग्वेज में कर लेते हैं, फिर इसके बाद में मैं आपको समझाऊंगी। तो शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 15, जो कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। यानी इंग्लिश में देख लो, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और पैलेस ऑफ बर्थ। इनको याद रखना है। तो इसका पार्ट जो फर्स्ट है ये कहता है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध, यहाँ पे नागरिक है तो नागरिक मतलब ये केवल भारत के नागरिकों के लिए ही है, ना कि विदेशियों के लिए ये अनुच्छेद नहीं है। तो राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। तो इसमें ये 5 हैं: धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। इनका क्रम भी यही होगा। अगला है, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश। पहले में 4 है: दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन। फिर दूसरा कहता है पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित को तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। इसका पार्ट 3 ये कहता है इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य की स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। इसका पार्ट 4 ये कहता है इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। तो ये जो 15(1), 15(2), 15(3) है, ये संविधान के प्रारंभ से थे। 15(4) इसको ये देख रहे हो आप, इसको जोड़ा गया है पहले संविधान संशोधन 1951 से 1951 में इसको जोड़ा गया है, जो शिक्षा संस्थानों में आरक्षण से संबंधित है। फिर है 15(5), इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 यानी जी की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों की किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, जहाँ तक ऐसे विशेष उपबंध अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों से भिन्न शिक्षा संस्थाओं में, जिनके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं भी हैं, चाहे वे राज्य से सहायता प्राप्त हो या नहीं, प्रवेश से संबंधित है। यानी जो अनुच्छेद 15(4) है ये सार्वजनिक शिक्षा संस्थाओं में, और अनुच्छेद 15(5) ये निजी शिक्षा संस्थाओं के लिए है। अनुच्छेद 6 जो EWS के लिए जोड़ा गया था 103वें संविधान संशोधन से, और ये 15(5) है, ये 93वें संविधान संशोधन 2005 में जोड़ा गया था। तो ये 15(6) इसको देखते हैं। इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को खंड 4 और खंड 5 के में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, और खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए किन्हीं भी विशेष उपबंध करने से वहाँ निवारित नहीं करेगी, जहाँ तक ऐसे उपबंध ऐसे शिक्षण संस्थाओं में जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाएं हैं,
चाहे वे राज्य द्वारा सहायता पाने वाली हैं या सहायता न पाने वाली हैं, प्रवेश से संबंधित है, जो आरक्षण की दशा में विद्यमान आरक्षणों के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में कुल स्थानों के अधिकतम 10% के अध्ययन होगा। जो EWS को 10% आरक्षण मिला हुआ है शिक्षण संस्थानों में, वो इसी 15(6) के तहत मिला हुआ है। और EWS के लिए यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है वो आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग, आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग ये यूज किया गया है। इसका स्पष्टीकरण है वो देख लेते हैं। स्पष्टीकरण कहता है, इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 16 के प्रयोजनों के लिए आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग वे होंगे जो राज्य द्वारा कुटुंब की आय और आर्थिक लाभ के अन्य सूचकों के आधार पर समय समय पर अधिसूचित किए जाए। यानी जो 15(6) में EWS के लिए जो क्राइटेरिया निर्धारण किया गया है उसके लिए है ये। तो अब तक हमने ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज में किया, अब हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं कि ये जो अनुच्छेद 15 है इसको पढ़ने से ये स्पष्ट होता है कि इस अनुच्छेद की विषय वस्तु बहुत विस्तृत है। खंड 1 का प्रतिषेध राज्य की कार्यवाही के विरुद्ध है। जो खंड 1 किया था ये राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध, तो राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा, ये राज्य की कार्यवाही के विरुद्ध है। किंतु खंड 2 का प्रतिषेध व्यक्तियों के विरुद्ध भी है। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग इनके आधार पर कोई नागरिक किसी दूसरे नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। ये स्थान है, इनको याद रखना है कि कौन कौन से नहीं है। तो कुआं, तालाब, स्नानागार, सड़क, दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के साधन ये है। खंड 1 जो ये कहता है कि राज्य का कोई भी कार्य चाहे वह राजनीतिक, सिविल या अन्य प्रकार का हो, केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर नागरिकों के बीच कोई विभेद नहीं करेगा। इस प्रतिषेध का सीधा साधा अर्थ यह है कि किसी भी विशेष धर्म या जाति आदि के किसी व्यक्ति के साथ राज्य अन्य धर्म या जातियों के व्यक्तियों की तुलना में केवल इस आधार पर पक्षपात नहीं करेगा कि वह विशेष धर्म या जाति का है। यहाँ केवल शब्द का यह महत्व है कि यदि विभेदकारी व्यवहार के लिए इस अनुच्छेद के द्वारा प्रतिषिद्ध आधार के अतिरिक्त कोई अन्य आधार या कारण है तो विभेद असंवैधानिक नहीं होगा, यानी संवैधानिक तरीके से होगा। उदाहरण के लिए जैसे कि किसी विशेष लिंग के पक्ष में किया गया विभेद अनुज्ञेय होगा यदि विभेद इस तथ्य के अतिरिक्त है कि वह व्यक्ति उस लिंग का है किन्हीं अन्य कारणों पर भी आधारित है। जैसे कि किसी कार्य के लिए शारीरिक या बौद्धिक क्षमता, इनके उस तरीके से देखते हैं। जैसे महिलाओं को नर्स के कार्य के लिए अधिक उपयुक्त समझा जाता है, उन्हें स्टील के कारखाने जैसे भारी उद्योगों में नियोजन के लिए उपयुक्त नहीं समझा जा सकता। ऐसा विभेद लिंग के अतिरिक्त किसी अन्य कारण पर आधारित है, इसलिए यह असंवैधानिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि यहाँ पे जो शारीरिक श्रम करना होता है इस वजह से। किंतु यदि किसी व्यक्ति के साथ केवल इसलिए विभेद किया जाता है कि वह किसी विशेष समुदाय या मूल वंश का या लिंग का है तो वह न्यायालय के माध्यम से राज्य की कार्यवाही को शून्य करवा सकता है। जैसे कि अपन ने जो अनुच्छेद 13(2) है उसके तहत देखा था, पाश्चात्य समाज में मूल वंश पर आधारित विभेद अभी भी पाया जाता है। भारत में यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मूल वंश के आधार पर विभेद से ग्रस्त व्यक्ति हमारे देश के उच्चतम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकता है। इसके लिए उसे केवल समुचित रेट के लिए याचिका देनी होगी। अभी तक हमारे न्यायालयों के समक्ष इस प्रकार का कोई परिवाद नहीं आया, फिर भी देखते हैं अगर कोई होगा तो। अनुच्छेद 15 का खंड 2 जो है इसमें विनिर्दिष्ट सार्वजनिक स्थानों के लिए विभेदकारी कृत्यों के विरुद्ध संरक्षण प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी मिल सकता है। खंड 2 में ये उपबंध है कि जहाँ तक सामाजिक मनोरंजन के स्थान का संबंध है, किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा, चाहे ऐसा विभेद राज्य के किसी कार्य का परिणाम हो या अन्य व्यक्ति के। प्राइवेट व्यक्तियों के स्वामित्व अधीन कुएं, तालाब, स्नानाघाट, सड़कें और सार्वजनिक समागम के स्थान
इस प्रतिषेध के अधीन है, किंतु इसमें शर्त यह है कि वे पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित होने चाहिए, पोषित और साधारण जनता के लिए प्रयोग के लिए हो। विभेद के विरुद्ध उपयुक्त प्रतिषेध राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। ये जैसे कि 15(3) में है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य की स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। कि इसके आधार पर जैसे हमारे यहाँ बालकों के लिए कानून बना हुआ है, बाल अधिकार कानून, महिलाओं के लिए हिंसा मुक्ति कानून, ये अनुच्छेद 15(3) के तहत बना है। और ये कहता है कि बालकों और स्त्रियों के लिए अलग से भी उपबंध कर सकती है। सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या SC ST के लिए विशेष उपबंध करने से भी निवारित नहीं करेगी। जैसे कि अपन ने इसमें देखा 15(4) में ये जो अपवाद वर्गों के व्यक्तियों को विशेष संरक्षण की आवश्यकता है, इसलिए कोई विधान जो इस वर्ग के व्यक्तियों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए आवश्यक है असंवैधानिक नहीं माना जाएगा। जैसे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 497 में इसमें कहा गया है कि जार कर्म के अपराध के लिए पुरुष दंडित किया जा सकता है, किंतु स्त्री को दुष्प्रेरक के रूप में दंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसलिए यह असंवैधानिक नहीं है। कारण यह है कि भारतीय समाज में स्त्री की विद्यमान स्थिति को देखते हुए स्त्रियों को संरक्षण देना आवश्यक है। तो इस अनुच्छेद के खंड 1 के द्वारा केवल जाति के आधार पर विभेद प्रतिषेध है, किंतु खंड 4 के अधीन ये ध्यान देने योग्य बात है कि इसको आप नोट कर सकते हो कि अनुच्छेद के खंड 1 द्वारा केवल जाति के आधार पर विभेद प्रतिषेध है, किंतु खंड 4 जो ये है, खंड 4 के अधीन राज्य के लिए यानी ये है कि वे पिछड़े हुए वर्गों के सदस्यों के लिए या अनुसूचित जाति यानी SC ST के लिए सार्वजनिक संस्थाओं में स्थानों का आरक्षण करे या उन्हें फीस में रियायत दे। अनुच्छेद 15(4) प्रतिकारात्मक एवं संरक्षणात्मक भेदभाव की नीति की परिकल्पना करता है, यानी आरक्षण के लिए यहाँ पे मतलब जो बेस्ट वर्ड है वो संरक्षणात्मक भेदभाव है, किंतु ऐसा होना चाहिए कि वह नीति युक्त हो, यानी भेदभाव उचित होना चाहिए, न्यायोचित होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए और अंतत्वगत्वा लोकहित अथवा राष्ट्रीय हित और समूचे समुदाय या समाज के हित से सुसंगत हो। परंतु SC ST के सिद्ध दोष व्यक्तियों को परिहार यानी रेमिशंस मंजूर करने के लिए न्यायोचित रूप से इस उपबंध का अवलंब नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यह उनके विकास के लिए उपाय नहीं है। साधारण अभ्यर्थी के रूप में योग्यता के आधार पर किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए चयनित SC ST के अभ्यर्थियों को आरक्षित अभ्यर्थी के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। और जैसे चिकित्सा में PG डॉक्टरेट की उपाधि के पाठ्यक्रम में विशिष्टियों अति विशिष्टियों में प्रवेश के लिए आरक्षण अनुज्ञेय है, जो खंड 5 संविधान के 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। इसके तहत 15(5) ये कहता है कि जो चिकित्सा में PG डॉक्टरेट यानी PhD की उपाधि के पाठ्यक्रम में विशिष्ट और अति विशिष्ट के में प्रवेश के लिए आरक्षण अनुज्ञेय है। तो अनुच्छेद 15(5) संविधान के 93 संविधान अधिनियम 2005 द्वारा जोड़ा गया, जो 20 जनवरी 2006 से प्रभावी हुआ। यह राज्य को नागरिकों की सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए शैक्षिक संस्थाओं में, जिसमें प्राइवेट संस्थाएं भी सम्मिलित हैं, चाहे वे सहायता प्राप्त हो या नहीं हो, अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर, यानी अनुच्छेद 29 के खंड 2 में ये अल्पसंख्यक संस्थाओं के लिए है, इसलिए इसको छोड़कर उनमें प्रवेश के संबंध में विधि द्वारा विशेष उपबंध करने के लिए सशक्त है। तो जो संविधान का 103वां संविधान संशोधन 2019 हुआ था, जो 14 जनवरी 2019 से प्रभावी हुआ, इसके द्वारा खंड 6 जोड़ा गया, जो EWS के लिए है। यह नागरिकों के आर्थिक रूप कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान उपबंधित करता है, जिनमें अनुच्छेद 30 का खंड 1 में उल्लिखित
अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों से भिन्न प्राइवेट शैक्षणिक जो संस्थाएं, चाहे वो राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या सहायता रहित है, में प्रवेश से संबंधित विशेष प्रावधान सम्मिलित हैं। और अनुच्छेद 15(4) और 15(5) ने जो सबसे बड़ी समस्या पैदा की है वो ये है कि इसके निर्धारण के संबंध में है कि कौन व्यक्ति सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग है। इसका निर्धारण करने के लिए उचित मानदंड करने में स्वभावतः अनेक कारक अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे कि एक वाद है चित्रलेखावाद, ये 1964 का है। इसमें कहा गया है कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि अमुक वर्ग पिछड़ा है या नहीं, व्यक्ति की जाति एकमात्र कसौटी नहीं हो सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। हालांकि जाति किसी वर्ग के पिछड़ेपन का सुनिश्चित करने के लिए एक कोई प्रासंगिक कारण नहीं है, किंतु इसकी ऐसी कोई बात नहीं है जो संबंधित अधिकारी को नागरिकों के किसी वर्ग के विशेष कर सकती है। और पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिए जाति और निर्धनता दोनों ही प्रासंगिक है। जाति और निर्धनता यानी जाति भी और गरीबी दोनों प्रासंगिक है, किंतु न तो अकेली जाति और न ही अकेली निर्धनता निर्धारण की कसौटी होगी। तो आज हमने अनुच्छेद 15 किया। आई होप आपकी समझ में आया होगा। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे लोक सेवाओं में अवसर की समता के बारे में, जो अनुच्छेद 16 में है। उस वीडियो को मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।